Hi there. So we'll be discussing the fourth chapter in equity, that is overview of market securities, equity securities. So in this chapter we'll be talking about different equities that you have. Say for example common equity की आप बात करते हो, you talk about preference equity. So ये सारे equities कैसे किस टाइप के होते हैं and at the very same time what are the advantages or disadvantages of owning these kind of equities. At the very same time in this chapter we'll also talk about how can you make investments in foreign countries. Say for example nowadays people want to invest in the US because the markets are giving a very good returns there. So how can you invest? What are the different ways where whereby you can buy the shares of these companies? So first let us have an overview of common equity, at the very same time preference equity, and then we will talk about investing in foreign markets as well. So first talking about common equity, common shares. Alright, first of all the first thing that we need to know about common equity is कि यहाँ पे इनको सिर्फ residual claim मिलता है. So when we talk about residual claim, what we mean is अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो जब भी एसेट्स बिकते हैं तो एसेट्स को बेच के सबसे पहले जो पैसा आता है वो हमारे डेट वालों को दिया जाता है, हमारी लायबिलिटीज उससे पे ऑफ होती है, उसके बाद प्रेफरेंस वाले को दिया जाता है, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो इनके लिए रहता है. सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट रेसिडुअल क्लेम, बिकॉज इट इज द मनी दैट इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग आउट फॉर ऑल द अदर पीपल इन आर बैलेंस शीट. से फॉर एग्जाम्पल लायबिलिटीज वाले को पे कर दिया, प्रेफरेंस वाले को पे कर दिया, उसके बाद जो बचता है वो इनके लिए रहता है. एट द वेरी सेम टाइम कंपनीज डू नॉट हैव एनी ओब्लिगेशन टू पे आउट डिविडेंड्स टू देयर कॉमन इक्विटी शेयर ओनर्स. और उनका कोई ओब्लिगेशन नहीं है कि उनको डिविडेंड्स पे करने ही करने हैं. अगर कंपनी किसी साल अच्छा कर रही है या फिर कंटिन्यूसली अच्छा कर रही है, इन दैट केस दे माइट पे द डिविडेंड्स रेगुलरली, एंड इट इज ऑल्सो नॉट द केस कि एक डिविडेंड का जो रेट है वो फिक्स रहता है. इट कैन कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. So the dividends are not fixed, and at the very same time there is no obligation on the companies to pay out dividends to its common equity share owners. Next up is voting rights. Now this is something that they enjoy over other securities. डेट वालों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, प्रेफरेंस वालों को भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, बट सिर्फ कॉमन इक्विटी वालों को वोटिंग राइट्स मिलते हैं. सो वोटिंग राइट इज बेसिकली कोई भी डिसीजन लिए जा रहे हैं कंपनी में. से फॉर एग्जांपल कोई M&A का डिसीजन लिया जा रहा है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का डिसीजन लिया जा रहा है, ऑडिट कमिटी में कोई मेंबर अपॉइंट करना है उसका डिसीजन लिया जा रहा है. इन दैट केस द वोट ऑफ अ कॉमन इक्विटी शेयर ओनर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई खुद से नहीं जा पाता है तो वो एक प्रॉक्सी सेंड कर सकता है जो उसके बिहाफ पे वोट डाल सकता है. अब वोटिंग कैसे होती है? देयर आर टू वेज वोटिंग जैसे कॉमन शेयर ओनर्स कर सकते हैं. वन इज स्टैट्यूटरी वोटिंग एंड द सेकेंड वन इज क्यूमुलेटिव वोटिंग. दोनों में वर्क अराउंड करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 100 शेयर्स. ऑलराइट, मेरे पास 100 शेयर्स है और 3 पोजीशंस के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं डायरेक्टर्स के लिए. तो ये डायरेक्टर 1 बनेगा, यहाँ पे डायरेक्टर 2 बनेगा, यहाँ पे डायरेक्टर 3 बनेगा. बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 3 डायरेक्टर्स बैठने वाले हैं. तो पहले यहाँ इलेक्शन होंगे, फिर यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे. ये पोजीशन के लिए 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, A, B, C. इस पोजीशन के लिए भी 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, D, E, F. इसके लिए भी 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, X, Y, Z. ऑलराइट, सो इस तरीके से कैंडिडेट जो है वो खड़े हुए हैं. अब स्टैट्यूटरी वोटिंग में क्या होता है? मेरे पास 100 शेयर्स है, तो 100 शेयर्स के मेरे पास मान लो 100 वोट्स है, तो मैं अपने 100 वोट्स डायरेक्टर 1 वाली जो पोजीशन है यहाँ पे, मान लो मेरा फेवरेट कैंडिडेट A है तो मैंने A को 100 वोट्स डाल दिए. ऑलराइट, D2 में मेरा फेवरेट कैंडिडेट E है तो मैंने इसको यहाँ पे 100 वोट्स डाल दिए. और D3 वाली पोजीशन जो थर्ड पोजीशन है डायरेक्टर की, उसमें मेरा फेवरेट कैंडिडेट Z है तो मैंने यहाँ पे उसको 100 वोट्स डाल दिए. तो आपको हर एक पोजीशन के लिए आपको जितने भी आपके पास शेयर्स है उतने आपको वोट्स मिल गए, एंड दोज मेनी नंबर ऑफ वोट्स यू यूज्ड टू सिलेक्ट द कैंडिडेट ऑफ योर चॉइस. सो दैट इज स्टैट्यूटरी वोटिंग. वेरी सिंपल, जितने वोट्स, जितने शेयर्स उतने वोट्स, और आप हर एक पोजीशन के लिए उतने उतने वोट्स डाल सकते हो. क्यूमुलेटिव वोटिंग में क्या होता है कि आप अपने जो वोट्स है वो इकट्ठे कर सकते हो. तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पोजीशंस है, तो आपके पास टोटल वोट्स कितने हैं? 100 यहाँ के थे, 100 यहाँ के थे, 100 यहाँ के थे. तो बेसिकली आपके पास टोटल 300 वोट्स है. ऑलराइट, आपके पास टोटल कितने हैं? 300 वोट्स है. तो व्हाट यू कैन डू इज, आप ये पोजीशन पे वोट डालो ही मत, ये पोजीशन पे वोट डालो ही मत. आप क्या कर सकते हो? अपने 300 के 300 वोट एक साथ Z पर्सन को डाल सकते हो थर्ड इलेक्शन जो हो रहा है डायरेक्टर का उसमें. ऑलराइट, तो जो थर्ड पोजीशन है वहां पे आप अपने फेवरेट पर्सन को इलेक्ट करवा सकते हो. 300 के 300 क्यूमुलेटिव वोट्स आप पुटिंग कर सकते हो. इसमें बेनिफिट क्या होता है? अगर स्टैट्यूटरी वोटिंग रहता है तो जो छोटे छोटे माइनॉरिटी होल्डर्स है कंपनी के, ऑलराइट, उनका से फिर इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, उनका से मैटर नहीं करता है, बिकॉज जिनके पास ज्यादा शेयर्स है
वो स्टैट्यूटरी वोटिंग में भी अगर इंडिविजुअली वोट कर रहे हैं तो उनका से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट छोटे शेयर ओनर्स को फायदा कब होगा? when there is cumulative voting, so at least one of the candidate could come of their own choice। और जहां पे वो अपने सारे के सारे वोट्स क्यूमुलेट कर सके और एक जने को एक पोजीशन पे डाल सके, ताकि बाकी की 2 पोजीशन में मे बी उनके फेवरेट पर्सन या फिर उनके चॉइस का पर्सन ना आए, बट थर्ड पोजीशन पे उनके चॉइस का पर्सन आ जाए। सो दैट इज हाउ क्यूमुलेटिव वोटिंग वर्क्स अराउंड, ऑलराइट, एंड दैट इज हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी वोटिंग। Always remember the benefit to minority holders is in cumulative voting because they can accumulate their votes and then voted for one person in one particular position। Alright, so that is about common shares। Alright, common shares के बारे में ये हो गया। common shares के बारे में एक और चीज हमको पता होनी चाहिए कि common shares कभी कभी कोई कंपनी के अलग अलग भी होते हैं। तो कोई कंपनी क्या करती है, अपने कॉमन शेयर्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या फिर टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो इन तीनों के ही बीच में वोटिंग राइट्स का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, प्रेफरेंस का डिफरेंस हो सकता है कि लिक्विडेट होगी कंपनी तो शायद टाइप ए कॉमन इक्विटी को पहले प्रेफरेंस मिले एसेट्स के ऊपर, टाइप बी को बाद में मिले। ऑलराइट, सो दैट ऑर्डर कुड वेरी। लाइकवाइज डिविडेंड्स में भी वेरी कर सकते हैं कि टाइप ए को पहले डिविडेंड दिया जाए फिर टाइप बी को दिया जाए। सो दैट थिंग कैन हैपन। सो कॉमन शेयर्स can have type A, type B, type C. However, this categorization of common shares is not that very famous. Alright, at least इंडिया में तो नहीं है ये। यूएस में मे बी यू विल बी एबल टू सी इन बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफे की जो कंपनी है उसमें टाइप ए, टाइप बी 2 क्लासिफिकेशन देखे जाते हैं। बट दिस इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर कंपनीज। एंड इफ यू वांट टू सी कि कोई कंपनी के ऐसे क्लासिफिकेशन है या नहीं है, सो फॉर दैट इन इंडिया यू कैन रीड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी विद द सेबी इन इंडिया। अगर आपको बाहर देखना है, यूएस में देखना है, तो SEC के साथ उनका रजिस्ट्रेशन देख सकते हो। ऑलराइट, सो दैट इज अबाउट कॉमन शेयर्स एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स अराउंड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स। ऑलराइट, प्रेफरेंस शेयर्स एक बहुत ही अलग तरह की सिक्योरिटी है जिसमें थोड़ा सा फ्लेवर कॉमन इक्विटी का भी आता है और थोड़ा सा फ्लेवर डेट का भी आता है। डेट का कैसे फ्लेवर आता है? बिकॉज जैसे डेट में इंटरेस्ट रेगुलरली मिलता है, प्रेफरेंस में डिविडेंड्स रेगुलरली मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, डिविडेंड मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है एंड एट द वेरी सेम टाइम ये कॉमन स्टॉक की तरह भी बिहेव करता है। ऑलराइट, प्रेफरेंस में इसका ऑर्डर सेकंड आता है। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो एसेट्स को बेच के पहले डेट वालों को पैसा दिया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस वालों को दे दिया जाएगा। ऑलराइट, नाउ अगेन इन दिस डिविडेंड्स आर नॉट कंपल्सरी बट दे आर प्रेफर्ड ओवर कॉमन इक्विटी डिविडेंड्स। तो कॉमन इक्विटी वालों को अगर मुझे कोई डिविडेंड देना है उससे पहले मुझे मेक श्योर करना है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मैंने डिविडेंड कोट किया हुआ है, से फॉर एग्जांपल मैंने उनको 10% ऑन फेस वैल्यू ऑफ $80 कोट किया हुआ है, दैट इज $8 पर एनम का डिविडेंड मैंने कोट किया हुआ है। तो अगर मुझे कॉमन इक्विटी वालों को डिविडेंड देना है, सो बिफोर दैट आई मस्ट पे डिविडेंड्स टू द प्रेफरेंस शेयर ओनर्स। ऑलराइट, सो दैट इज कंपल्सरी। ऐसा भी नहीं कर सकता हूं कि मैं इनको सिर्फ $4 दे दूं, बाकी का उनको दे दूं। जितना मैंने प्रॉमिस किया उतना मुझको देना ही देना पड़ेगा बिफोर आई पे एनीथिंग टू माय कॉमन इक्विटी शेयर ओनर्स। ऑलराइट, सो दे गेट दी preference here over common shares and that is why their name is preference share owners because they are getting that preference। Alright, again they do not have any voting rights, so यहाँ पे डेट का थोड़ा सा फीचर आ गया यहाँ पे कि वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं। ऑलराइट, ये कॉलेबल पुटेबल भी होते हैं। कभी कभी कंपनीज के पास राइट होता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को वापस कॉल कर ले, या फिर कभी कभी इन्वेस्टर्स के पास राइट होता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को पुट कर दे एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। सो दैट इज देयर। ऑलराइट, देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो पहला जो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास है दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल कंपनी के 2 साल अच्छे नहीं गए। ऑलराइट, कंपनी के 2 साल अच्छे नहीं गए, कंपनी का 3rd ईयर से कंपनी वापस अच्छा करने लग गई। सो ईयर 1 वाज नॉट गुड, ईयर 2 वाज नॉट गुड, ईयर 3 कंपनी स्टार्टेड टू डू वेल। ऑलराइट, सो 2 साल अच्छे नहीं थे, 3rd ईयर से चीजें बेटर होने लगी है। नाउ तो 1 और 2 ईयर जब अच्छा नहीं तो लॉसेज आए थे तो किसी को डिविडेंड देने का पैसा नहीं था, तो प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड नहीं मिला। ऑलराइट, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस क्या बोलता है कि जब 3rd ईयर आपका अच्छा होगा, जैसे ही आपका जो भी ईयर अच्छा हुआ, आप जब डिविडेंड्स दोगे तो मेरे को आपको कितना डिविडेंड देना है, सिर्फ 3rd ईयर का डिविडेंड नहीं देना है, आपको मुझे क्यूमुलेटिवली जो 1st और 2nd ईयर का डिविडेंड आपने मुझे नहीं दिया है वो भी आपने मुझे ऐड करके देना है। से फॉर एग्जांपल $8 का डिविडेंड यहां बनता था, 8 का यहां बनता था, 8 का यहां बनता है। सो इन दिस केस 3rd ईयर पे मैं आपसे सिर्फ $8 का डिविडेंड नहीं लूंगा, आई एम लायबल to take a dividend of $24 from you।
Alright, so that is how cumulative preference shares work around, whereby if any dividend the company has not given to you, the company is liable to make sure that they give out that dividend to you whenever things turn around good. Alright, उसके बाद जब मेरे को $24 पे कर दिया जाएगा, उसके बाद कंपनी वापस कॉमन इक्विटी वालों को डिविडेंड दे सकती है, बट इससे पहले नहीं दे सकती. ऑलराइट, नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा? नॉन क्यूमुलेटिव में अगेन कॉमन इक्विटी वाले से तो ऊपर प्रेफरेंस मिलेगा ही, बट पहले 2 साल का जो डिविडेंड है $8 का वो क्यूमुलेट नहीं होगा, और थर्ड ईयर में सिर्फ $8 ही मुझे मिलेगा. सो गोज विदाउट सेइंग, एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए क्यूमुलेटिव बेटर है, एज अ कंपनी मेरे लिए नॉन क्यूमुलेटिव बेटर है. तो अगर इन्वेस्टर के लिए क्यूमुलेटिव बेटर है तो गोज विदाउट सेइंग, अगर आप बाई करने जाओगे मार्केट में प्रेफरेंस शेयर्स तो आपको क्यूमुलेटिव महंगा मिलेगा, बिकॉज उसमें आपके लिए फायदे ज्यादा है. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स अराउंड. क्यूमुलेटिव में पुराना अगर डिविडेंड नहीं मिला है तो मुझे मिलेगा, नॉन क्यूमुलेटिव में पुराना डिविडेंड अगर मुझे नहीं मिला है तो वो अभी भी नहीं मिलेगा और सिर्फ इस साल का मुझे मिल जाएगा. दोनों में प्रेफरेंस तो कॉमन इक्विटी के ऊपर ही आता है. ठीक है, प्रेफरेंस वर्ड ही कॉमन इक्विटी से पहले आता है, यहाँ पे डिविडेंड्स पहले ही मिलने वाले हैं, भले टाइप कोई भी हो. देन वी हैव द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर बेसिकली कि मान लो कंपनी ने कोई साल बहुत अच्छा किया, ठीक है, कंपनी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है. इन दैट केस व्हाट कैन हैपन इज समटाइम्स कंपनी कैन allow the preference share owners as well to participate in the extra profits which they have made. What I mean to say here is, say for example $8 का तो डिविडेंड प्रॉमिस किया हुआ ही है प्रेफरेंस शेयर ओनर्स को. ऑलराइट, नाउ कंपनी ने बहुत अच्छा किया है. अब सिंस कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, कंपनी क्या कर सकती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिविडेंड इनको दे सकती है. $2 का मान लो एक्स्ट्रा दे दिया तो टोटल $10 हो गया. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ओनर्स आर पार्टिसिपेटिंग in the profits of the company. थोड़ा participate करे, इतना ज्यादा नहीं करे, but yes they are participating in the profits of the company and therefore they are getting that extra dividend for that participation. Alright, और on the contrary we have non-participating, जहाँ पे अगर कंपनी बहुत extraordinary अच्छा भी कर रही है, so the company is not liable to pay them any extra dividend. जितना promise किया गया उतना वो दे सकते हैं. Again by the word I am using the word promise, बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड्स हमेशा मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है. पैसा आएगा, डिविडेंड अगर दिया जाएगा तो पहले इनको मिलेगा, उसका प्रॉमिस है. ओके, ऑलराइट. देन वी हैव लास्टली कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर बेसिकली द प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कुड बी इजीली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. तो कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है. तो कोई कंपनी अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट्स लाते ही जा रही है, सो इन दैट केस वी वुड बी at an advantageous position to have convertible preference shares. अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है, उसके प्रॉफिट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, शेयर प्राइसेस बढ़ नहीं रहे, सो इन दैट केस मे बी नॉन कन्वर्टेबल बेटर हो. ठीक है, कन्वर्टेबल जब कंपनी अच्छा करे जा रही है, उसके शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कंपनी ने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रखा होगा जिसमें हम लोग हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट करवा सकते हैं इक्विटी शेयर्स पे एट सो एंड सो प्राइस, और वो सो एंड सो प्राइस अगर हिट होता है तो हम हमारे शेयर्स कन्वर्ट करवा सकते हैं. देन वी कैन start participating in the upside of the company, whether the upside could be in profits, the dividends which the common equity receives, or the share price of the common equity which is rising. All right, so this is how your common equity and this is how your preference equity works around. ये उनका major difference, point of difference है. After this, what we need to understand is how we invest in foreign countries, and at the very same time what is the difference between private equity and public equity.